हेलो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अतुल और आज हम फिर से हाजिर हैं पर्यावरण की पुस्तकें के नए सीरीज के साथ, एक नए अंक के साथ। तो आज जिस किताब के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं वो ये किताब है, आप देख सकते हैं वीडियो में। ये किताब रामचंद्र गुहा जी ने लिखी है, इन्वायरमेंटलिज्म ए ग्लोबल हिस्ट्री। तो इस किताब का एक तरीके से रिव्यू करेंगे और समझेंगे कि ये किताब क्यों पढ़ी जानी चाहिए, इसके अंदर क्या है, और ये भी समझेंगे कि इसको जो लिखने वाले हैं वो कौन है, क्या है। तो आप जानते हैं रामचंद्र गुहा एक जाने माने इतिहासकार हैं। इनका विशेष तौर पर महात्मा गांधी पे बहुत सारा काम है और इसके अलावा भी जो भारत के तमाम आधुनिक इतिहास की किताबें हैं इनकी आती हैं। लेकिन इनका एक विशिष्ट काम है जिसके चलते ये बाकी इतिहासकारों से अलग है, और वो काम ये है कि इन्होंने बहुत ही इकोलॉजी पे और इन्वायरमेंट पे, यानी कि पारिस्थितिकी पे और पर्यावरण पे बहुत गहरा काम किया है। देहरादून में रह के इन्होंने अपनी पीएचडी कंप्लीट की। इनकी पीएचडी चिपको आंदोलन के इर्द गिर्द घूमती है, और इसके बाद ये जब बाहर भी गए, विदेशों में पढ़ाने और पढ़ने के लिए गए, तो वहाँ पर भी इन्होंने इकोलॉजी का बहुत ही गंभीर काम किया। इसके अलावा इन्होंने माधव गॉडगिल, जो कि जाने माने इकोलॉजिस्ट है भारत के और आईआईएससी बेंगलोर से हैं, वो वहाँ के प्रोफेसर हैं, उनके साथ मिलकर भी इन्होंने किताबें लिखी हैं, रिसर्च पेपर लिखे हैं और बहुत ही शानदार काम किया है इन्होंने। तो उनकी ये किताब है इन्वायरमेंटलिज्म ए ग्लोबल हिस्ट्री। जैसे कि सभी चीज़ों का इतिहास होता है, अपना एक समाज का इतिहास होता है, राजतंत्र का, प्रजातंत्र का, राजनीति का अपना एक इतिहास होता है, ठीक वैसे ही पर्यावरणवाद का इतिहास, जो आधुनिक समय में पर्यावरणीय समस्याएं हुई और उससे जुड़े हुए जो आंदोलन हुए, उसका एक इतिहास इन्होंने दर्ज किया है। ये किताब, इसके 3 हिस्से हैं, फर्स्ट वेव ऑफ इन्वायरमेंटलिज्म, सेकेंड वेव ऑफ इन्वायरमेंटलिज्म और थर्ड वेव ऑफ इन्वायरमेंटलिज्म। इन तीनों का कालखंड पहले समझ लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। पहला जो कालखंड है वो है 20वीं सदी का जो शुरुआती हिस्सा, 1930-1940। दूसरा कालखंड 1970, 80, 90 और तीसरा कालखंड उदारीकरण के बाद का युग, जो हमारे यहाँ उदारीकरण आया उसके बाद का समय। अब इस किताब के बारे में थोड़ा सा समझते हैं, इसका प्रीफेस समझते हैं कि किन परिस्थितियों में लिखी गई और इसके अंदर क्या है। तो दोस्तों, ये किताब लिखी गई है दुनिया भर के जो पर्यावरणीय आंदोलन है, भारत सहित जो ग्लोबल साउथ के देश हैं, यानी कि जो तीसरी दुनिया के देश एक तरीके से कहे जाते हैं, जो बहुत बाद में जो राष्ट्र राज्य बने, उन देशों की कहानी है, जैसे कि अफ्रीका, ब्राज़ील और भारत जैसे देश। और इसके अलावा इसमें यूरोप की कहानी है, अमेरिका की कहानी है, ऑस्ट्रेलिया के भी उदाहरण है। तो ये दुनिया के लगभग सभी हिस्सों के पर्यावरणवाद की कहानी है और उन घटनाओं को ये किताब दर्ज करती है, उसको एक तरीके से थ्योराइज करती है। आज के टाइम पे अगर हम देखें तो आज के समय में पर्यावरणवाद को जो शहरी मध्य वर्ग है वो एक तरीके से उन्होंने रोमांटिसाइज कर दिया है, और ये आमतौर पे माना जाता है कि एक आम धारणा ये बनती जा रही है कि जब तक लोगों के पास पैसे नहीं आ जाते, लोगों का पेट नहीं भर जाता, तब तक पर्यावरण की बात करना बेमानी है, क्योंकि एक तरीके से पर्यावरण को एंटी डेवलपमेंट या विकास का विरोधी भी समझा जाता है कई बार। और ये धारणा दरअसल यूरोप से ही आई है, और इंडियन एलिट्स में भी ये धारणा पाई जाती है कि पहले स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस जो 1972 में हुआ, प्रसिद्ध स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, उसमें भारत की जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, उन्होंने कहा कि गरीबी से बड़ा कोई प्रदूषण नहीं है। तो इस तरह की एक आम धारणाएं पाई जाती हैं। दूसरी तरफ इस तरह के भी लोग हैं जो कि कहते हैं कि पर्यावरण के जो शिकार हैं वो ऐसे लोग होते हैं जो पर्यावरण संकट के शिकार, जो कि बहुत गरीब हैं, वंचित हैं। तो ये किताब शुरू होती है फर्स्ट वेव ऑफ इन्वायरमेंटलिज्म, और इसमें इन्होंने उदाहरण दिया है वेस्ट के देशों का और भारत का। तो पहले भारत के उदाहरण की बात करते हैं। भारत के बारे में ये कहते हैं कि पर्यावरण की एक आम धारणा के विपरीत जो भारतीय पर्यावरणवाद है, इंडियन इन्वायरमेंटलिज्म है, वो दरअसल ग्रासरूट से शुरू होता है। हमारे 20वीं सदी के महान नेता महात्मा गांधी का उन्होंने उदाहरण दिया है, और वो रामचंद्र गुहा लिखते हैं कि गांधी जी से किसी ने पूछा था कि क्या आज़ादी के बाद आप भारत को इंग्लैंड जैसा बनाना चाहेंगे, तो गांधी ने जवाब दिया कि एक इंग्लैंड को इंग्लैंड जैसा बनाए रखने के लिए आधी दुनिया को गुलाम बनाना पड़ा है। अगर भारत भी इंग्लैंड की रास्ते पर चला तो न जाने कितनी दुनिया चाहिए होगी। और उसी को बात को आगे बढ़ाते हुए वो कहते हैं कि अगर भारत
इंग्लैंड या अमेरिका का रास्ता अपनाता है तो ये ठीक वैसे ही है जैसे किसी खेत में बहुत सारे लोकस्ट जो एक कीट पतंग होता है पूरी तरह से फसल को समाप्त कर देते हैं, ठीक वैसे ही इस पृथ्वी के सारे संसाधन समाप्त हो जाएंगे। उसका कारण ये है कि पिछले 300 सालों में कोलोनलाइजेशन के कारण जो दुनिया के जो यूरोप और अमेरिका के देश थे उन्होंने कॉलोनीज बनाए दूसरे देशों में जाकर, और वहाँ से सारे संसाधन, सारी एनर्जी और सारा पैसा उन्होंने एक्सप्लॉइट किया और उसके आधार पर अपनी पूरी एक पूंजी बनाई। तो जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है वो दरअसल कॉलोनी के पैसे से ही बना, पूरे उसके पैसे से चला। लेकिन हमारा देश जो कि उसका शिकार रहा, तो आज हमारे पास कोई दूसरी दुनिया नहीं है कि हम उसको कॉलोनाइज कर सकें, हम उसे एक तरीके से उपनिवेश बना सकें और उसको एक्सप्लॉइट कर सकें, उसका शोषण कर सकें। तो हमारे पास रास्ता वही है जो कि सस्टेनेबल हो, हमारे हिसाब से ठीक हो। और इस तरीके से वो भारतीय पर्यावरणवाद की शुरुआत बताते हैं कि उस समय 1930 के दशक में महात्मा गांधी का वो प्रसिद्ध कथन हो कि अंतिम व्यक्ति की बात, वो कहते हैं कि विकास ज़रूरी है। गांधी गरीबी को समझते थे और वो कहते थे कि गरीब भारत इतना है कि वो बिना विकास के नहीं रह सकता। लेकिन दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कि विकास की परिभाषा क्या हो और उस विकास तक पहुंचा कैसे जाए। तो विकास की परिभाषा वह है जिसमें कि मानव विकास भी शामिल है और अंतिम व्यक्ति का विकास भी शामिल है। उसके बिना विकास की कोई परिभाषा नहीं बनाई जा सकती। और विकास तक पहुंचने का जो रास्ता होगा वो रास्ता गांधी बताते थे कि गांव का होगा, वो लोकलाइजेशन होगा, ग्लोबलाइजेशन नहीं होगा, स्थानीय चीज़ों को बढ़ावा देने वाला होगा। वो ऐसा रास्ता होगा जो सस्टेनेबल होगा, जो किसी के एक्सप्लॉयटेशन पे आधारित नहीं होगा। वो ऐसा नहीं होगा कि आप किसी एक समाज को या किसी एक देश को एक्सप्लॉयट कर रहे हैं या आप अपना कुछ कचरा किसी और के हिस्से में भेज दे रहे हैं, या फिर वो एनर्जी सेंट्रिक या एनर्जी इंटेंसिव, रिसोर्स इंटेंसिव या मनी इंटेंसिव नहीं होगा। वो लेबर इंटेंसिव होगा, श्रम केंद्रित व्यवस्था होगी। क्योंकि एनर्जी इंटेंसिव जब व्यवस्था होती है, जो ऊर्जा सघन व्यवस्था होती है, तो उससे पॉल्यूशन होता है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। और अगर मनी इंटेंसिव होगी, कैपिटल इंटेंसिव होगी, तो उससे समाज में डिविजन्स बढ़ते हैं, डिविसिव चीज़ें आती हैं, क्योंकि जिसके पास पैसा है वो और ज़्यादा पैसा निवेश कर सकता है। तो इस तरीके के उन्होंने बात कही। या इसके अलावा गांधी का वो प्रसिद्ध कथन कि इस पृथ्वी पर सबकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए संसाधन मौजूद है, लेकिन किसी एक व्यक्ति के लालच को पूरा करने के लिए संसाधन मौजूद नहीं है। या फिर एक और बात, ये लगभग 1938 के आसपास की बात है कि अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने कहा कि हर अमेरिकी के पास एक रेडियो सेट और 2 कारें होनी चाहिए। तो गांधी से इसकी प्रतिक्रिया पूछी गई भारत में, तो गांधी ने कहा कि अगर हर भारतीय के पास एक भी कार होगी, 2 की छोड़ दीजिए, एक भी कार होगी, तो सड़कों पर चलने की जगह कम पड़ जाएगी। तो भारत के अपने ताने बाने, अपने भूगोल के हिसाब से गांधी ने कहा कि उसे यूरोप का रास्ता नहीं लेना चाहिए, उसे बड़े बांधों की तरफ नहीं जाना चाहिए, उसे विकेंद्रीकृत तरीका अपनाना चाहिए जो कि यहाँ के भूगोल और यहाँ की अर्थव्यवस्था और यहाँ की संस्कृति के अनुकूल हो। हालांकि भारत ठीक उल्टा करता है आज़ादी के बाद, हम ये भी जानते हैं और इस किताब में ये लिखा हुआ है। तो जो भारतीय पर्यावरणवाद की पहली लहर थी वो 1930, 35, 40 में जो भी थी, जो उसके लोग थे, रविन्द्रनाथ टैगोर या महात्मा गांधी, सालिम अली, उन लोगों ने ये कहा कि पर्यावरण जो है वो सामाजिक न्याय से जुड़ा हुआ चीज़ है। बिना सामाजिक न्याय के पर्यावरणीय न्याय सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। विदाउट सोशल जस्टिस देयर विल बी नो इन्वायरमेंटल जस्टिस। यूरोप में उल्टा हुआ, यूरोप में एलीट वर्गों से और अमेरिका में एलीट वर्ग से पर्यावरणवाद शुरू हुआ। तो जो सबसे धनी तबका था, सबसे प्रभुत्वशाली तबका था, उन्होंने पर्यावरण पे किताबें लिखी, पर्यावरण पे चर्चाएं आयोजित की। भारत में इसका ठीक उल्टा होता है। तो ये इसका पहला हिस्सा है किताब का। इसमें मैं अगर आपको चैप्टर्स बताऊं तो इसमें गोइंग ग्रीन पहला चैप्टर है, बैक टू द लैंड, ये इंग्लैंड का उदाहरण इन्होंने दिया है। आइडियोलॉजी ऑफ साइंटिफिक कंजर्वेशन, ग्रोथ ऑफ वाइल्डरनेस, और इसमें ये बताते हैं कि किस तरीके से औद्योगिक क्रांति से परेशान होकर, यूरोप की अगर हम बात करें भारत से छोड़ के, तो यूरोप में सबसे पहले जो किताबें आई, द साइलेंट स्प्रिंग और स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल,
इसके अलावा बहुत सारे ऐसे कवि हुए यूरोप में जिन्होंने कि कहा कि जो हमारी नदियां हैं, जो हमारे पहाड़ हैं, जो जंगल हैं, वो किस तरीके से औद्योगिक क्रांति की वजह से बर्बाद हो गए हैं और किस तरीके से बहुत दिनों तक हमने धुएं को प्रगति का आधार मान लिया है। हम देखते थे पहले पुरानी फिल्मों में किसी भी शहर का सीन दिखाया जाता था तो ऐसा दिखता था उस दृश्य में कि बहुत सारी फैक्ट्रियाँ लगी हैं और उससे धुआं निकल रहा है, लेकिन बाद में यह पता चला कि वो दरअसल विकास का नहीं, विनाश का चिन्ह साबित हुआ। तो इस पे बहुत सारे कवियों ने लिखा और यहाँ पे जो पिरामिड बना वो अपर क्लास से शुरू हुआ, इन्वायरमेंटलिज्म यूरोप का, और वो होते होते नीचे तक एक आम जनता तक पहुँचा। इसमें जो दो प्रमुख किताबें मैंने बताया आपको, द साइलेंट स्प्रिंग और स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल। अब इस किताब के दूसरे हिस्से पर आते हैं, इन्वायरमेंटलिज्म सेकेंड वेव पार्ट 2 जो है, और इसमें इन्होंने बहुत अच्छे से उदाहरण दिया है भारत का। ये रामचंद्र गुहा जी कहते हैं कि जिस समय 1972 में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुआ पहला, और इस समय ब्राज़ील और भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी कह रही थी स्टॉकहोम में कि गरीबी सबसे बड़ा प्रदूषण है और गरीबों से ज़्यादा प्रदूषण कोई नहीं है, गरीबी से ज़्यादा बड़ा प्रदूषण कोई नहीं है। ठीक उसी समय 1973 में भारत के सबसे गरीब और वंचित लोगों ने भारत का सबसे महान पर्यावरणीय आंदोलन शुरू किया और उस आंदोलन का नाम था चिपको। चिपको आंदोलन अपने आप में इसलिए खास था कि यह समाज के सबसे अंतिम व्यक्ति द्वारा शुरू किया गया आंदोलन था। जो पहाड़ी लोग थे, छोटे छोटे गांव में रहते थे, वहाँ पर एक क्रिकेट का बल्ला, जो क्रिकेट का बैट बनाने वाली कंपनी गई थी और उस कंपनी ने पेड़ों को काटने के लिए चिन्हित किया था। और चिपको का जो इतिहास है वो 1970 से दरअसल शुरू होता है। 1970 में एक वहाँ पे बहुत भयानक बाढ़ आई थी और उस बाढ़ की वजह स्थानीय लोगों ने ये समझा था और सही समझा था कि वहाँ पे बहुत सारे पेड़ काट दिए गए थे। तो बाढ़ को जो रोकने के लिए जो नदी का कैचमेंट बाढ़ को रोकता था जो पेड़ों की वजह से, वो नहीं रह गया था, तो बाढ़ आने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो 1973 में चंद्री प्रसाद भट्ट, गौरा देवी और सुंदरलाल बहुगुणा जैसे लोगों ने एक बिल्कुल ही ग्रामीण और बिल्कुल ही अपने देसी तरीके से, बिना किसी विदेशी दबाव के आंदोलन शुरू किया। ठीक उसी समय प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ 1973 में, वो विदेशी दबाव से शुरू हुआ। तो आपको दोनों चीज़ों का उदाहरण देखने को मिलता है। और इसमें एक उदाहरण दिया हुआ है कि 1980 के दशक में और 90 तक में 10 सालों तक ये जब काउंट किया गया कि वन विभाग ने जो पेड़ लगाए और जो वहाँ के रहने वाले स्थानीय लोगों ने पेड़ लगाए, उन दोनों की गिनती की गई, तो पता चला कि जो वन विभाग ने पेड़ लगाए उसमें से सिर्फ 10 से 15% जीवित बचे, बड़े हो पाए, और जो वहाँ के स्थानीय लोगों ने पेड़ लगाए उसमें से 70% तक बचे, बड़े हुए, क्योंकि वहाँ के लोगों को जंगल की समझ किसी भी वन अधिकारी या वन रक्षक से ज़्यादा थी। तो भारतीय जो पर्यावरणवाद है वो दरअसल सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय से जुड़ा हुआ है। वो उनके लिए अस्तित्व का सवाल है, वो किसी तरीके के लग्जरी नहीं है उनके लिए, या प्रकृति प्रेम नहीं है, या शहरों में आप बोर होकर किसी प्रकृति के पास नहीं जाते, पर्यावरण की बात नहीं करते जैसा कि यूरोप में शुरू हुआ था। आपके लिए वो एक अस्तित्व है, आपके वो जीवन का एक हिस्सा है, और इस लिहाज से वहाँ के लोगों ने जंगल को बचाया और प्रकृति को बचाया। और बाद में यह देखा गया कि उसमें महिलाओं की सबसे ज़्यादा भागीदारी रही। तो पहली बार जब पेड़ काटने की बात हुई, और ये इस किताब में तो नहीं लेकिन दूसरी किताब में लिखा हुआ है कई जगह, तो वहाँ पे सबसे पहले महिलाओं ने, गौरा देवी नाम की महिला थी, उन्होंने विरोध जताया और पेड़ों को काटने से रोक दिया। तो एक तरीके से जो फेमिनिज्म का सिद्धांत आता है, महिलावाद का सिद्धांत आता है, और दूसरी चीज़ नारीवादी जो विचार हैं और पर्यावरणवादी विचार, तो ये दोनों भी मिलते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि ये आंदोलन एक तरीके से पूरे भारत के बाकी जगहों के लिए भी एक नया उदाहरण बन के आया, और बार बार जहाँ पर भी आज भी पेड़ काटे जाते हैं तो लोग चिपको को याद करते हैं, उस तरीके से अपना विरोध दर्ज करते हैं। इस आंदोलन की सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि ये पहले जो फर्स्ट वेव ऑफ इन्वायरमेंटलिज्म है, जो महात्मा गांधी की बात होती है, उससे बिल्कुल जुड़ा हुआ आंदोलन था। इस पूरे आंदोलन को करने वाले, इसके विचार को गढ़ने वाले लोगों ने कभी भी हिंसा की बात नहीं की। ये आंदोलन पूरी तरह से अहिंसक रहा और फिर भी पूरी तरह से सफल रहा।
तो यह अपने आप में बहुत ख़ास बात है। और इस साल इसके 50 साल पूरे हो रहे हैं, अगले साल 1973 में ये शुरू हुआ था आंदोलन। तो इसमें चिपको की बात है। चिपको के अलावा जो है राजस्थान के भी कई सारे उदाहरण हैं। और चिपको के पहले इतिहासकार जो तमाम फ़ोटोज़ वहाँ पे ली गई थी चिपको की, आप देखते हैं वो फ़ोटो अनुपम मिश्र जी ने ली थी, तो उनके बारे में भी थोड़ा सा इसमें जिक्र है। और इसके अलावा जो सेकेंड वेव ऑफ इन्वायरमेंटलिज्म है जो इस किताब का, उसमें ब्राज़ील का बहुत अच्छा उदाहरण है। इसके अलावा अफ्रीका के 2-3 देशों का बहुत ही बढ़िया उदाहरण है कि किस तरीके से वहाँ पे लोगों ने अपना विरोध जताया और किस तरीके से अपने हक में फ़ैसला कराया। इसके अलावा इसमें एक इंडिया ब्राज़ील का कंपैरिजन भी दिया हुआ है, जो कि चिपको और चीको, एक ब्राज़ील में चीको आंदोलन हुआ, उसको लेकर के दोनों का तुलनात्मक अध्ययन दिया हुआ है। ये है चैप्टर 6 साउथर्न चैलेंज, जो सेकेंड पार्ट में। इसके अलावा जो है इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है सेकेंड पार्ट में, वो है सोशलिज्म एंड इन्वायरमेंटलिज्म, जो राजनैतिक विचारधारा को लेकर पर्यावरणवाद है। जैसे कि ऐसा माना जाता है कि जो कैपिटलिज्म है वो एक तरीके से लिबरल या फिर राइट विंग नियो लिबरल से जुड़ा हुआ है। तो उसी तरीके से जो सोशलिज्म और जो सोवियत यूनियन उस समय हुआ करता था, वहाँ पे इन्वायरमेंटलिज्म मूवमेंट्स किस तरीके से जन्म लिए उसके बारे में इन्होंने बहुत अच्छे से बताया है। अब सेकेंड वेव में अगर हम बात करें कि यूरोप और यूएस के देश जो डेवलप्ड जगह हैं वहाँ की बात करें, तो साइलेंट स्प्रिंग का सिग्निफिकेंट बताया गया है कि किस तरीके से एक वुमेन साइंटिस्ट के किताब ने वहाँ पे इन्वायरमेंटल डिबेट को बिल्कुल चेंज किया और किस तरीके से चर्चा का हिस्सा बनाया। और उसके बाद जो है यूएस का एग्जाम्पल दिया हुआ है कि रेडिकल इन्वायरमेंटलिस्ट वहाँ पे किस तरीके से हुए, जो कि कहते थे कि बिल्कुल जंगलों में किसी को मत जाने दो और कोई भी नहीं रह सकता और बिल्कुल प्रोटेक्ट कर दो। प्रोटेक्शनिस्ट एक तरीके से जो वे था उसके बारे में इन्होंने बताया है। और फिर आता है जर्मन ग्रीन्स का। अभी जर्मन ग्रीन्स पार्टी भी है, आप जानते हैं। जर्मनी में एक बहुत लंबा प्रतिरोध का परंपरा रहा है पर्यावरण को लेकर के, और आज वो पार्टी बहुत पावरफुल पार्टी है जर्मन ग्रीन्स, तो उसके बारे में इन्होंने बताया है। पार्ट 2 का जो पहला हिस्सा है प्रोलॉग, वो है द एज ऑफ इकोलॉजिकल इनोसेंस। एज ऑफ इकोलॉजिकल इनोसेंस, इसका मतलब क्या है कि इनोसेंटली जैसे किस तरीके से इकोलॉजी को ना समझने का एक दौर जो था 1940 के आसपास का दौर है। तो ये है पार्ट 2। पार्ट 2 में एक तरीके से देखा जाए तो इसमें यूएस और यूएस के बाद पूरा यूरोप, इसके अलावा रसिया जो सोशलिस्ट है, और फिर उसके अलावा जो ग्लोबल साउथ के जो देश हैं मुख्यतः इंडिया, ब्राज़ील, अफ्रीका के जो उदाहरण हैं वो आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। तो ये था पार्ट 2। और इसमें जो लास्ट है पार्ट 3, एक तरीके से उन्होंने कहा है कि 1 वर्ल्ड और 2, कि एक दुनिया है या 2 दुनिया है। तो इसमें जाहिर है कि विकासशील और विकसित देशों के बीच में तुलना की गई है, और विकासशील और विकसित देशों के बीच में जो तुलना की गई है वो ये है कि दुनिया का जो 20% लोग हैं जो विकसित देशों में रहते हैं, वो दुनिया के 80% संसाधनों का उपयोग करते हैं, और बाकी दुनिया के जो 80% लोग हैं वो 20% संसाधनों में ज़िंदा रहते हैं। तो ये दरअसल संसाधन असमानता की बात की गई है, रिसोर्स इनइक्वलिटी। और इसके माध्यम से उन्होंने बताया कि कितना ज़्यादा इनइक्वलिटी है रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन में, संसाधनों के बंटवारे में। और दरअसल पर्यावरणवाद आज का पर्यावरणवाद यही है कि आप संसाधनों का बंटवारा किस तरीके से करते हो, समतापूर्ण तरीके से करते हो या नहीं करते हो। और इसमें वो बताते हैं कि किस तरीके से जो है पर कैपिटा जो यानी कि प्रति व्यक्ति उत्सर्जन है यूरोप या अमेरिका या बाकी विकसित देशों में वो कितना ज़्यादा है। और इसमें एक जगह ये लिखते हैं कि कई बार तीसरी दुनिया के देशों में जो जनसंख्या का विस्फोट है उसको चिंता की नज़र से देखा जाता है, लेकिन
ये चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि जितना एक छोटा सा परिवार अफ्रीका का, एक बहुत बड़ा परिवार पूरा एक तरीके से खानदान अफ्रीका का, वो जितना कार्बन उत्सर्जन करता है उससे कहीं अधिक कार्बन उत्सर्जन यूरोप में रहने वाला एक छोटा सा परिवार कर देता है। तो ये तीसरा हिस्सा है, और इसमें वो बताते हैं कि किस तरीके से दुनिया जो है पर्यावरण को लेकर ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ में बसी हुई है। दोनों का पर्यावरणवाद किस तरीके से अलग है, पर्यावरण को लेकर समझ किस तरीके से अलग है। और इंडिया में भी मिडिल क्लास का उदय, ही किताब काफ़ी चूँकि पुरानी हो चुकी है तो इसमें थर्ड वेव के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन इनकी जो नई किताब है जो हाउ मच ए पर्सन शुड कंज्यूम, या हिंदी में भी वो किताब उपलब्ध है कि उपभोग की लक्ष्मण रेखा उसका नाम है, तो उसमें वो प्रॉपर बात करते हैं कि किस तरीके से इंडिया में मिडिल क्लास का इन्वायरमेंटलिज्म जन्म ले रहा है, कि हम अपने घरों को उस तरीके से थोड़ा सजावट करके रखते हैं, वो एक तरीके से लग्जरी बनाते हैं और इको फ्रेंडली दिखने में ज़्यादा भरोसा करते हैं। तो और यहाँ पे ये जो है किताब ये ख़त्म होती है। तीसरी जो वेव है उसके बारे में बहुत ज़्यादा इसमें नहीं बताया गया है, हल्का सा ही हिंट है, मुख्यतः दो वेवों के बारे में ही, फर्स्ट वेव ऑफ इन्वायरमेंटलिज्म और सेकेंड वेव ऑफ इन्वायरमेंटलिज्म। जो थर्ड वेव है वो गुहा जी के जो इस टाइम के जो किताबें हैं उसमें वो बताते हैं कि ये दोनों का मिक्सचर होगा, एक तरीके से ग्रास रूट का भी होगा इसमें और जो एलिट तबका है उसका भी अपना हिस्सा होगा, क्योंकि इस टाइम पे एक तरीके से सेंट्रल आइडिया बनता जा रहा है क्लाइमेट चेंज और इन्वायरमेंटलिज्म, जो इन्वायरमेंट क्राइसिस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो ये किताब बहुत ही इम्पॉर्टेंट है अगर आपको ग्लोबल इन्वायरमेंटलिज्म समझना है कि हर जगह पे किस तरीके से पर्यावरणवाद पैदा हुआ और किस तरीके से इसने लोगों की ज़िंदगियों पर असर डाला, किस तरीके से सरकारी नीतियों पर असर डाला, और किस तरह से बहुत सारे जो पर्यावरणीय निर्णय हैं, कुछ निर्णय ऐसे हैं जो थोपे हुए निर्णय हैं सरकारों द्वारा, कुछ निर्णय ऐसे हैं जो समाज द्वारा खुद लिए गए निर्णय हैं। तो उन दोनों में अंतर क्या है? एक निर्णय जो समाज खुद लेता है और एक निर्णय जो किसी सरकार द्वारा या किसी विदेशी एजेंसी के दबाव में थोपा जाता है, तो उस दोनों निर्णय का परिणाम किस तरह निकलता है अगले कुछ दशकों में, उन सारी चीज़ों के बारे में इसमें आपको देखने और समझने को मिलेगा। तो ये थी आज की किताब की चर्चा, पर्यावरण की पुस्तकें। आपको ये चर्चा कैसी लगी? अगर आपकी इस किताब के बारे में कुछ नया जानते हैं तो ज़रूर कमेंट करके बताएं। इसके अलावा अगर आप पर्यावरण की कोई दूसरी किताब जानते हैं जो कि पढ़ी जानी चाहिए तो उसके बारे में भी कमेंट करके बताएं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।